धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर रोजाना तबसरा तज़किरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत खबरों से करते हैं और इसमें जो पहली खबर मेरे पास है वो है पाकिस्तान से। कॉल सुनी भी जा सकती है, कॉल रिकॉर्ड भी की जा सकती है, मैसेज पढ़े भी जा सकते हैं। वहां की सरकार ने यह सब करने के लिए वहां की खुफिया एजेंसी ISI को ये इजाजत दे दी है, जिसके बाद से वहां का विपक्ष गुस्से में है। सरकार दलील दे रही है कि हम ऐसा करने वाले अकेले देश नहीं है। पूरी जानकारी क्या है? वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि जो इनके विरोधी हैं PTI, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, यानी जो इनके मुख्य अभी प्रतिद्वंदी हैं, उनको किसी भी तरह जनता से ना जुड़ने दिया जाए। उनके जो प्रधान थे इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, उनकी पत्नी भी जेल में है और यह तमाशा चल रहा है, उनके हर बोलने के अधिकार को बंद किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग सोशल मीडिया के द्वारा जनता से फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को क्यों नहीं रोका जाए। जहां तक इनकी कोशिश है, इन्होंने ट्विटर को ऑलरेडी बैन कर दिया है ताकि उस पर काफी छूट मिल रहा था, ये अपनी बातें डाल रहे थे। फेसबुक पे भी किसी न किसी तरह से रोक है। अब कानूनन बना के और कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं है, देश के सुरक्षा पे खतरा है। यह ध्यान दें केवल पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के अधिकांश देशों की जो सत्ता में सरकार है, जो सत्ता में पार्टी है, राजा हैं या उसके जो भी है धर्म के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत खतरा है जनता के उठने से और नहीं चाहते हैं कि जनता की आवाज को किसी तरह से। मीडिया तो उनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, व्हाट्सएप कंट्रोल में नहीं, आपस हम लोग क्या बातें कर रहे हैं वो नहीं है। और यह कानून बना रहे 1966 का इनका कोई कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से बना के इन्होंने लाया है कि ISI को पूरा अधिकार है और दिया जाता है कि आप हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं या क्या हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे हो किसी तरह से है, केवल अपने विपक्षी को ही दबाने की नहीं बल्कि पूरी जनता की आवाज को दबाने की, ताकि इनको भय है कि कहीं जनता उठ खड़ी ना हो। और यह भी कहते हैं अभी के जो विपक्षी दल के अभी तत्काल में नेता वहां के, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कल यह चुनाव हार जाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो इसी कानून का इस्तेमाल करके हम इनको अंदर करेंगे और ये लोग कोर्ट में भागते रहेंगे, जैसे अभी कांग्रेस के साथ हो रहा है। इन्हीं का बनाया हुआ कानून को और तेज करके किया जा रहा है। जी, कह रहे हैं अदालत में जाएंगे, तो क्या अदालत से राहत मिल सकती है? जो संविधान, अभी मैंने 1966 के कानून की बात की, भारत में भी जितने सिडेशन लॉ, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और गुंडा एक्ट जो बने हुए सारे कांग्रेस के जमाने के हैं। उनको थोड़ा सा और धार दिया गया है, उनकी दांत को और तीखा किया गया है ना। और उसी के आधार पर कांग्रेसी नेताओं और विपक्ष के नेताओं को और जो भी छात्र युवक जो विरोध कर रहे हैं सत्ता का, उसको जेल में डाल रहे हैं। वही हालत पाकिस्तान की है, अमेरिका की है, इजराइल की है, यूक्रेन की है, रूस, चीन की है, हर जगह वही हालात है। आप उस संविधान और उस न्यायालय के पास जा रहे हैं जिनको बनाया गया है कि उनकी सत्ता में जो सरकार है उसकी रक्षा करे। हो सकता है एक दो कुछ राहत मिल जाए, लेकिन मुख्य रूप से आप उसके पास जा रहे हैं जिसने कानून बना रखा है, यानी खरगोश का जो प्रतिनिधि मंडल है वो शेर के पास जा रहा है कि गुरु आप हमें खा रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। जी, चलिए, वैसे पाकिस्तान में जब से नई सत्ता बैठी है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो चाहे राज्य में बैठी हो, अभी कुछ दिन पहले वहां की पंजाब सरकार ने कानून बना दिया कि पत्रकार ने अगर गलत खबर छाप दी तो मानहानि 30 लाख रुपए की उसके ऊपर ठोंक दी जाएगी। उसको भी अदालत में चुनौती वहां दी गई है। लेकिन अब चलते हैं ब्रिटेन की तरफ। यहाँ के प्रधानमंत्री, जिनके नाम में सर लिखना शुरू कर दिया मीडिया ने अभी से, सर कियर स्टारमर, बड़ा परेशान है कि मुसलमानों ने उनकी लेबर पार्टी को वोट नहीं दिया है। लेबर पार्टी कहने के लिए
एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आज से 15 वर्ष पहले जब भी इनकी सत्ता थी उस समय बड़ी भारी संख्या में जीते थे, लेकिन जब प्रतिशत देखा जाए, आंकड़ा मुझे भी याद नहीं है, देखा जाए तो उसी के आसपास है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही है। कारण एक ही देखिए कि ऐसे जगहों में इनकी हार हुई है जहां हमेशा जीतते रहे। 5 वैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं जिनको उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेंगे, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, क्योंकि जहां तक केयर स्टारमर या लेबर पार्टी की बात है, यह पूर्ण तरीके से ये जियोनिस्ट रिजीम की वकालत करते हैं, उनके पक्ष में जाते हैं और फिलिस्तीन मूवमेंट को नकार देते हैं। कहते हैं केवल कि हाँ उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी स्टेट, किसके अलावा और कुछ भी करने में सक्षम नहीं या ना कर रहे हैं, पूरे हथियार दे रहे हैं। और वैसे जगह में जीतने कारण है कि वैसे जगहों में जैसे स्कॉटलैंड में जहां उम्मीद नहीं थी, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी बुरी तरह हार गई। कहने के लिए उसने स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लड़ रहे थे, लेकिन वहां की जनता की देखा, जैसे यहाँ तेलंगाना की जनता समझ सकती है कि तेलंगाना को अलग बना दिया, झारखंड को अलग बना दिया, लेकिन झारखंड में फिर वो भाजपा के साथ चले गए। बनाने से अलग कुछ नहीं होता, मजदूर वर्ग की हालात वही है। धर्म बदल जाए, देश बदल जाए, सत्ता बदल जाए, राज्य बदल जाए, इसलिए इनकी चिंता समझ में आती है। केवल मुसलमान ही नहीं, वहां के मजदूर वर्ग भी अब समझने लगे हैं कि जहां तक लेबर पार्टी है वह लेबर का पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बर्मिंघम जैसी सीट पर भी लेबर पार्टी हारी है, लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, अगर आपको एहसास हो रहा है कि वो लोग नाराज हैं, तो नाराजगी दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं? नाराजगी दूर करने के लिए लोग विदेशों में अपना झंडा फहराएंगे, चंद्रमा की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, वैसी बातें करेंगे जिनको पूरा करने की इनको जरूरत नहीं है। स्टारमर के पीछे सर लगाएंगे, उन्हें महान कहेंगे, उन्हें भगवान का रूप देंगे, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मजदूरों की बात है, उनके क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता कि उसको वो 100% रोजगार दे सके। यह पूंजीवाद का नियम है कि बेरोजगारी होगी, असमानता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी काम को करने के लिए शायद पहला विदेशी दौरा अमेरिका का कर रहे हैं, जहां पे 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है नाटो का। वहां जाकर बड़े भाषणवीर शूरवीर बनेंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। साउथ कोरिया से खबर, जहां भी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आग लग गई और जो है चीन के मजदूर भी मर गए। अब वहां कहा जा रहा है कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 3 दिन की हड़ताल कर दी गई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स यूनियन, सैमसंग ने अभी कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि पिछले वाले जो उनका 3 माही जो आंकड़ा निकालते हैं, भारी मुनाफा हुआ है ना। और मजदूर यहाँ के कह रहे थे कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, स्थिति बड़ी खराब है, तुम हमसे घंटे भी बढ़ा रहे हो, सघन कार्यक्रम करवा रहे हो, बीच में चाय पीने की भी छुट्टी नहीं दे रहे हो, तुम्हारा एचआर हमारे सर पर डंडा लेके खड़ा रहता है, तुम्हारा मुनाफा बढ़ रहा है और हमारा तुम नहीं बढ़ा रहे हो। इनके यूनियन में 30,000 वर्कर्स है और अभी 5,000 6,000 से अधिक वर्कर सड़क पे आ चुके हैं। हालांकि सैमसंग ने वहां के कानून का हवाला देते हुए इनको चेतावनी दी है कि जहां इनका प्रोडक्शन हो रहा है उसके रेट पे कमी नहीं आने देनी चाहिए, हम बातचीत करेंगे। बातचीत ये वर्षों से कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और अब इन्होंने धमकी दी कि 3 दिन नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। और यही है, यदि यह केवल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल के दक्षिण कोरिया के अन्य फैक्ट्रीज में किसानों का सहयोग मिलता है, वो भी आंदोलन में खड़े होते हैं पूरे, तब केवल मालिकों के खिलाफ नहीं बल्कि पूंजीवाद के खिलाफ खड़े होते हैं, तब इसको कहते हैं वर्ग संघर्ष, यानी पूंजीपति वर्ग बनाम मजदूर वर्ग। और वर्ग संघर्ष केवल तब अपना वेतन बढ़ाने की मांग की नहीं होगी, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए नहीं होगी, होगा कि पूंजीपति वर्ग को धराशायी करके सत्ता को अपने हाथ में ले ले, तब मांग की बात खत्म हो जाएगी। जी क्या कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्या दुनिया में? फ्रांस में भी लेफ्टिस्ट जीत गए हैं, यहाँ भी हड़तालें शुरू हो गई हैं। कुछ लग रहा है क्या कहीं जो चीजें अंडरकरंट चल रही हैं वो उभर के सामने आने लगी हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कहा, सवाल ही नहीं, आपने कहा जवाब के रूप में। भारत में भी देखिए 400 के पार सिमट गया, 240 के आसपास या 240 भाजपा का जहां तक है। जनता विरोध कर रही है, इसके बावजूद कि इतना भयानक अनियमितताएं हुई, चुनाव कहीं से भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ, जनता ने दिखाया कि वह बदलाव चाहती है। दक्षिण कोरिया और एशिया के अन्य देशों में, पूरे सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के साथ साथ
आपके अरब कंट्रीज के मजदूर और जनता भी लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं। फ्रांस के चुनाव का आपने उदाहरण दिया। यूरोपियन यूनियन में भले ही दक्षिण में जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण में जाने का मतलब इस रूप में देखिए कि जनता बदलाव चाह रही है। अभी जो उसका खिलाफ कर रही है, यही इंग्लैंड में हुआ, भारी संख्या में उन्होंने टोरीज को नकार दिया। दुर्भाग्य वही है कि यह बदलाव को लीड करने वाले लोग भेड़िया का वह दूसरा चेहरा है जो पूंजीवाद का ही एक चमचा है, उसका एजेंट है, उसका दलाल है। यह जनता को समझाने के लिए क्रांतिकारी पार्टी होनी चाहिए, जो कि अभी बड़ा कमजोर है, छुटफुट है, लेकिन बढ़ रहा है, यह अंडर करंट की तरफ जा रहा है। जी, आपने शब्द इस्तेमाल किया भेड़िया, तो क्या इसीलिए तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं नाटो का स्थापना दिवस मनाकर नाटो को मजबूत करें, ताकि जनता में जो धीरे धीरे अंदर करंट चल रहा है उसको कुचला जा सके, उनके ऊपर और जंग थोपी जा सके, उनको और कमजोर किया जा सके? बिल्कुल सही। आज से वर्षों पहले 1949 में नेटो की स्थापना हुई थी और यह हुआ था एंड्रयूज डब्ल्यू मेलन ऑडिटोरियम, जो वाशिंगटन में ही है, बगल में है। वहां पे इसलिए किया जा रहा है कि यह सांकेतिक है, जनता को दिखाने के लिए कि देखो भाई, हमारे उस समय के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1949 में बनाया था। उस समय संख्या केवल इनकी 12 या ऐसे कुछ था, जो अब बढ़ के 32 देश हो गए। सोचिए, 12 देश से 32 देश हो गए और हम कितने ताकतवर हो गए। हालांकि जनता को यह बताने की, इस जुमला का भंडाफोड़ करना है कि आज मजबूरी है पूरे इंपेरियलिस्ट वर्ल्ड की मिलिटराइजेशन करने की, पूरे वर्ल्ड ओवर में। जहां तक प्रजातंत्र है, उनका खुद का प्रजातंत्र उन्होंने खत्म करके मिलिट्री रूल हर जगह कायम हो गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। म्यांमार में प्रत्यक्ष है, यूक्रेन में प्रत्यक्ष है, लेकिन अमेरिका, चीन में और यहां तक कि रूस में भी अप्रत्यक्ष है। जहां मिलिट्री नहीं है, वहां पुलिस शासन है, कानून की मदद से, जो भारत में है। जी, लेकिन जो बाइडेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ट्रंप आ गए तो बैंड बजा देंगे नाटो की। वो तो कह रहे हैं अमेरिका को अलग कर दूंगा मैं। तो ट्रंप को देखिए, वह अमेरिकी पूंजीवाद को सोच रहे हैं। अभी रिपब्लिकन जो है देख रहा है कि वह जो हमारा जीडीपी है कुल मिला के 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर है, उससे अधिक हमारे ऊपर कर्ज 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर आ गया। हालांकि लूट रहे सीधे, रूस का जो भी उनका एसेट था उनको उन्होंने लूट लिया। वही उन्होंने लीबिया का किया, वही अन्य देशों के साथ कर रहे, जहां लड़ाई हो रहा है उसको भाई लूट लो, लपक लो। लेकिन बाइडेन और उसके जो वहां के पूंजीपति वर्ग का वो वर्ग है, उन्हें लगता है कि नहीं, हम पैसे नाटो को क्यों दें। यह अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन तुम खुद देखो, हम तुम्हारे साथ देंगे, नेटो तुम खुद देखो, हम पैसे नहीं देंगे। इसलिए यह मूलतः उसका विरोध नहीं कर रहा, यह कर रहा है कि हम उसमें पैसे नहीं लगाएंगे। और निश्चित रूप से इससे नाटो को झटका लगेगा, इसमें संदेह नहीं है, यदि ट्रंप सत्ता में आते हैं तो। जी, बाइडेन जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चर्चा चल रही है पूरे मीडिया के अंदर अमेरिका में कि चुनाव होने जा रहा है ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस के पहले यदि बाइडेन की पत्नी ने आपकी बात सुनी तो आपको भी शायद डांट लगा सकती है। वह बार बार कह रही है, और मुझे भी डांट लगाएंगी, बार बार कह रही कि मेरे पति बिल्कुल फिट हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, और वही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो कि ट्रंप को हरा सकते हैं। खैर, ये उनकी बात है, उनकी पत्नी है। पत्नी ऐसी होनी चाहिए सर। मेरी भी पत्नी मेरा साथ देती है। जी। जहां तक मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, और आपके और उनके जो विचार हैं, बहुत, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जिस तरीके की आप सोच है समाज को लेके, जो आपके विचार हैं उसमें वो पूर्णतः आपके साथ रहती है, वरना विरोधाभास होता है घरों के अंदर भी। जी हाँ, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन केवल वह मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी जितना सक्षम है वो मेरे साथ हर जगह जाती भी है। जी, तो चलिए, जहां तक इसकी बात है, कमला हैरिस के बाद ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो पूरी जोर लगा रहे हैं कि बाइडेन को इससे हटाया जाए। हर मीटिंग में इसकी चर्चा होना शुरू हो गया है। यदि बाइडेन ना हटे तो इस चर्चा के कारण बाइडेन की क्षमता और कमजोर हो रही है, उनके जीतने के चांस और कमजोर हैं। जनता के सामने जा रहा है कि बाइडेन अब सक्षम ने, उनकी खुद की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। जहां तक कमला हैरिस की बात है, इससे बढ़िया होता कि एफ कैनेडी जूनियर, जिनको ये लोग, उन्होंने कोशिश की थी कि हमें डेमोक्रेट्स की तरफ से बनाया जाए, उनको दे दे। बर्नी सैंडर्स से तो लोग बड़ी घबराते, उसको ना दे। इन दोनों में से कोई आ जाए तो पूरी संभावना बनती है कि ये लोग ट्रंप को हरा सकते हैं। भाई, जहां तक कमला हैरिस की बात है, CNN और कई दूसरे लोगों ने ऑनलाइन जो सर्वे किया है, दिखाया है
कि यदि कमला हैरिस आती हैं तो उनके साथ 45% लोग हैं ट्रंप के 47% के, और यदि बाइडेन खुद आते हैं तो उनका चांस केवल 41 या 40% हो जाता है। पहले 37-38% था, ये लोग थोड़ी बढ़ा के दिखा रहे हैं। तो उनके आने से इसकी संभावना कि डेमोक्रेट्स जीत जाए बढ़ेगी, और इसलिए वहां की जनता, उनकी पार्टी, उनके समर्थक बहुत ही बेचैन है कि बाइडेन को किनारे किया जाए। देखिए क्या होता है। जी, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। हम अपने देश में बड़ी लोकतंत्र न रखें, यहाँ महिलाओं का अधिकार न, लेकिन दूसरे देश में जब हमारा कोई मंत्री या नेता चुना जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ अमेरिका के संदर्भ में। वहां आज तक कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, तो कमला हैरिस का नाम उछलने की वजह से इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, नहीं पहचान की नीति, उससे हमें कोई खास फायदा नहीं मिलता। ऋषि सुनाक ने हमारे लिए क्या किया, अपने देश को भी उसने आर्थिक रूप से बुरा दिया। तो वह अलग बात है। ठीक है, हम खुशियां मना सकते हैं कि भाई कमला हैरिस जो है सो यहाँ की हैं, हमारे यहाँ की हैं, और कोई भी आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। हमारे यहाँ भी महिला राष्ट्रपति हैं, कभी आदिवासी हैं, कभी मुसलमान हैं, कभी दलित के भी बने हैं। क्या दलितों को, आदिवासियों को, इन लोगों को कुछ फायदा हुआ है? वहां काले मूल के राष्ट्रपति बने थे, और जितना अत्याचार उस समय वहां के ब्लैक पीपुल पर हुआ, और विश्व के दूसरे जगहों में जो ड्रोन से जो मारा गया मुसलमानों को, काले लोगों को, क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि क्या इस तरह का हुआ आज से करीब 10-12 वर्ष पहले? जी, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। वैसे कमला हैरिस के इसलिए है कि वह कम बोलती हैं, और उन्होंने इस रूप में अपने दिखाने की कोशिश की है कि भाई औरतों के जो कोख है, यानी उनको जो बच्चा जन्म का अधिकार है, उनके अधिकार क्यों लड़ रही है? अरे शर्म करो, 200 वर्ष 150 वर्ष अधिक हो गए तुम एक स्वतंत्र देश बने हुए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कहते हो अपने आप को, और अब तो कहते हो कि औरतों को बराबरी देने का अधिकार कर रहे। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे, मजाक चल रहा है। जी, चलिए एक और महिला की बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति बनने का सपना सजोए बैठी है। 28 साल की हैं, 2 साल बाद 30 साल की होंगी, और तभी फ्रांस में चुनाव होगा। लेकिन जो अब नतीजे आए हैं उसके बाद उनकी जांच शुरू हो गई है। फंडिंग उन्होंने काफी जुटाई है, बता रहे हैं। ली पेन की बात कर रहे हैं आप। जी, तो फंडिंग में तो गड़बड़ियां होती है, हर जगह होती है, दुनिया में होता है। यहाँ पे भारत में नहीं हो पाया, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, या दूसरा जो सबसे बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने अंत में आके कुछ वर्डिक्ट दिया, वह भी पूरा खुलासा नहीं हुआ, वह हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड। वह बहुत बड़ा जुमला नहीं, बहुत बड़ा धांधली था, मदर ऑफ स्कैम था, लेकिन उसका कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ भी फ्रांस में शायद वहां की जुडिशरी थोड़ा बेहतर है। देखते हैं क्या होता है, किस तरह बचते हैं। लेकिन जहां तक जुडिशरी की बात है, अभी तक यदि हम सही में कहें तो ट्रंप को जेल में होना चाहिए था, और वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शायद राष्ट्रपति भी बन जाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों पर। पहला जो अपडेट है वो आया है अफगानिस्तान से। तालिबान ने ईरान को तगड़ा झटका दिया है, उसके राजनयिक को चलता कर दिया है वहां से। अली मोजानी को डिक्लेयर कर दिया पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी ये डिप्लोमेटिक भाषा, कहने का मतलब कि अब हमारे लिए, देश के लिए कुछ नहीं है, अब अपना वापस जाओ। कारण बताते हैं कि पिछले दिसंबर में एक अफगानी राजनयिक जो थे ईरान में, उनको बाहर कर दिया गया था। उसका बदला अभी इन्होंने लिया है, हालांकि काफी समय के बाद लिया है। लेकिन आधार ये बनता है कि ये जनाब यानी मोजानी जो थे, यह वहां ईद के प्रेयर में सामूहिक रूप से शामिल होना चाहते थे। इसकी इन्होंने इजाजत मांगी थी, नहीं दिया गया था। इसका इन्होंने विरोध किया। इस पे अफगानिस्तान यानी तालिबान ने कहा कि यह अपना जो इनका एरिया है जहां रहना चाहिए, तो उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए यह सही बात नहीं, इसलिए हम इन्हें बाहर कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मामला शिया सुन्नी से भी जुड़ा हो सकता है, और मामला इससे भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि अब दम पड़ने लगा है तालिबान में। वो दोहा में बैठकर अमेरिका से बात कर रहा है, बाकी और देशों से बात कर रहा है, उसका धंधा पानी चल पड़ा है। इसलिए वो अपने पड़ोसी, जो सबसे बड़ा पड़ोसी है ईरान, उसके साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। क्या इससे इनकार करेंगे आप? नहीं, इनकार तो नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। यदि जियो पॉलिटिक्स से बात करें, सारा कुछ उसमें देखें, पॉलिटिक्स, उसके पीछे धंधा यानी इकोनॉमी, और जो हेजेमोनी है उसका सारा बात करें तो बड़ा जबरदस्त है, जिसमें चीन भी है, रूस इनडायरेक्टली है, अमेरिका है, ईरान है, पाकिस्तान है। तो ये सारी बातें हैं।
तो कोई भी फैक्टर को हम एक ही फैक्टर को सही नहीं मान सकते, सारा मिलाकर देखें, आप जो कह रहे हैं वो सही है जी। चलिए, अगला अपडेट भी ईरान से जुड़ा हुआ है, उसका युद्ध पोत डूब गया है, क्यों हुआ ऐसा? यह वॉरशिप है, और यह वॉरशिप ऐसा है कि जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, इसमें मिसाइल्स है, तरह तरह के मिसाइल लगे हुए हैं, रेडार है, सब कुछ है, यानी बड़ा जबरदस्त चीज था। और आश्चर्यजनक रूप से कहा जा रहा है कि यह जो है यह साइबर अटैक हुआ है। अब यह भी सोचने की बात है कि साइबर अटैक के कारण इतना बड़ा युद्ध पोत कैसे डूब सकता है। यानी जब इनग्रेस था, यानी यह जब जा रहा था अपने ईरान के किसी पोर्ट पे, सेंट्रल ईरान में, और उसमें अग्राउंड हो गया, यानी वह जमीन में फंस गया, यानी इनका जो जीपीएस था और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक था, जिसके कारण यह लोग उसको सेलिंग कर रहे थे और नेविगेट कर रहे थे, वो गलत दिशा में जा गया और घुस गया, और इस तरह से डैमेज हो गया कि अंततः यह डूब गया। और यदि यह बात सही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम छोटा जो एक पैसे लूटने के लिए हम वही तक समझते हैं, यह जहाज पानी वाला या हवाई जहाज या पूरे जो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन में, और यूक्रेन इसको कहा है कि जब वो मिसाइल लॉन्च करने के बाद से वह रूस के खिलाफ के बजाय उसके खुद के अपने खास ठिकाने पर अटैक करता है, क्योंकि वह अलग दिशा में जा चुका है। उसके ड्रोन्स के साथ तो ऐसा आए दिन होते रहता है। तो यह एक बहुत बड़ा एक नया क्षेत्र बन रहा है जिसमें चीन अभी तकरीबन सब देशों से आगे है जी। इसी को लेकर बयान दिया है रजब तैयब अर्दोगान ने, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो यूक्रेन को लेकर बात कर रहा है तो उससे गाजा पर भी आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। बात तो वो सही करते हैं, बात तो बहुत सारे लोग बहुत सही करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और एक तरफ जहां यूएन की भी देखें, अमेरिका के साथ साथ कहें, तो वह पूरी की पूरी हमदर्दी दिखाते हैं यदि यूक्रेन में बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब क्रीमिया के पोर्ट पे समुद्र के किनारे जब अटैक होता है, सिविलियन मारे जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बल्कि पूछा जाता है तो बोलने से मना करते हैं। और सबसे भयानक हादसा जो अभी घटित हो रहा है हमारे आंख के सामने, 7-8 महीने हो गए, जहां कम से कम 38,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जब फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें और बाकी युवक मारे जा चुके हैं, अस्पताल को खत्म कर दिया गया, शरणार्थी स्थल को खत्म कर दिया गया, स्कूल में बम मारे गए, वहां पे ये लोग खामोश होते हैं। तो ये तो बात एर्दोगान तो सही करते हैं, लेकिन काम जो करते हैं उसमें थोड़ा कई प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाते हैं जी। चलिए, जहां नाटो ये कर रहा है वहीं मेटा जो है वो भी बड़ा कमाल कर रहा है। फेसबुक का मालिक, यानी कि फेसबुक की कंपनी, अगर आपने इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दिया तो बस आपका ना तो चैनल बचेगा, ना आपकी पोस्ट बचेगी, चुन चुन के हटाया जा रहा है, और शाबाशी भी मिल रही है इस काम को करने पर उसे। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग ये कहते हैं कि जियोनिस्ट शब्द मैं भी काफी इस्तेमाल करता हूं, मुझे सोचना होगा कि जियोनिस्ट शब्द का इस्तेमाल जो है आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि आप यहूदियों के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि दोनों में बहुत अलग चीज है। एक धर्म का होना और उस धर्म का इस्तेमाल जनता के खिलाफ करना या उसमें जिहाद पैदा करना वो अलग चीज है। मुस्लिम जिहाद जो है वो बिल्कुल मुस्लिम से अलग है। मेरे एक साथी जो कि अफ्रीका में काफी दिनों तक रह के आए हैं, फ्लाइंग भी करते रहते हैं, कहते हैं क्या बताऊं साथी, वहां के मुस्लिम इतने सीधे साधे और भोले हैं कि कहना मुश्किल है। अफ्रीका के देशों में बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी पाल रखे और उनमें कहीं भी कट्टरता नहीं है। तो इस कट्टरता के खिलाफ यदि हम आवाज उठाते हैं, जियोनिस्ट शब्द के इस्तेमाल करते हैं और इसके नाम पे फेसबुक या इंस्टाग्राम हमारे पूरे के पूरे पोस्ट बता देता है, हमारा जो आईडी उसको खत्म कर देता है, यह बदमाशी। हाँ, प्रशंसा तो होगी, जो प्रो जियोनिस्ट रिजीम और प्रो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट रिजीम है वह तो प्रशंसा करेंगे जी। यूट्यूब भी कहां पीछे है, आपके चैनल को तो बार बार बंद कर देता है, अभी भी रिस्ट्रिक्शन में जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताइए कि जो संघर्ष शब्द है इसका हिंदी अनुवाद है सर, सॉरी, जिहाद शब्द का हिंदी अनुवाद है संघर्ष। तो जिहाद का मतलब कोई ये नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई बगावत शुरू कर दो, कत्लेआम शुरू कर दो। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे बहुत पहले, मेरे दिमाग से निकल गया। और जिहाद का शब्द अब ऐसे लगाते हैं कि वह दूसरों की मारने की बात है जी जी। यदि जिहाद सही में कहे, जी जिहाद सही में कहे, और ये हमारे लोगों को फिर से समझाना होगा, समझना होगा कि जिहाद हो, संघर्ष हो, प्रतिरोध हो,
प्रतिरोध बढ़िया शब्द है, रेसिस्टेंस है, रिवोल्ट तक भी ठीक है। और यह हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके हम खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अन्याय के खिलाफ ना खड़ा होना भी एक अब खुद के ऊपर अन्याय है और मुद्दब्बी और कमजोरी का निशानी है, ना कि वह मजबूती का है। और इसलिए जिहाद को सही शब्द में हम स्थापित करें और इनकलाब का नारा दें। मैं बिल्कुल उसके साथ हूं और हर क्रांतिकारियों को इसके साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं उनके आसपास बहुत सारी चीजें गढ़ ली जाती हैं। जैसे एक शब्द है दूल्हा भाई, तो दुल्हन के बारे में भी कह दिया जाता है तो वो तो अपने दूल्हे को दूल्हा भाई कहकर बुलाती होगी। मुस्लिम कम्युनिटी में दूल्हा भाई कहा जाता है ससुरालियों के जरिए उस घर के दामाद को। खैर, अगली खबर है हमारे पास IDF के पूर्व जनरल के हवाले से, जिसने कहा है कि वेस्ट बैंक में बसने वाले शेल्टर्स जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। ये मेजर जनरल यहूदा है ना, इन्होंने कहा है और बड़ी अच्छी बात कही है। आउटगोइंग है, शायद निकल गए हो, जा रहे हो। दो बातें कही है। एक तो उन्होंने इसकी कहा है कि जो वेस्ट बैंक में जो इजरायली सरकार ने कानून पास करके बहुत बड़ा भूभाग इनके सेटलर्स के हाथ में दे दिया गया है, यानी जो यहूदी नहीं, जो फिलिस्तीन है उनको हटाया जाए, यह बहुत घटिया कानून है, गलत बात है ये कहा है। और दूसरी यह भी उन्होंने कहा है कि जो सेटलर्स हैं उनको हथियार दिया जा रहा है, उनका जो वायलेंस लेवल है, जो सीधे साधे बेचारे पैलेस्टीनियन को मार रहे हैं, वो गलत है। और इनकी इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। इस बात को हर जगह फैलाना चाहिए, USA में और दूसरे जगहों में, सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह, कि देखो तुम्हारे अंदर से ही कैसे लोग जो सच्चाई को करें। इन्होंने साफ कहा कि यहूदी का मतलब जियोनिज्म नहीं होता है, जियोनिस्ट नहीं होता जो अभी की सरकार कर रही है, बल्कि हमारा जो काम है वह जो है बिल्कुल अलग है। और हमारा जूडाइज्म यानी तोरा पढ़ना जो है वह अलग चीज है। इसको इन लोगों ने पथ भ्रष्ट कर दिया है। जी अब देखिए, जब ऐसी बातें होती हैं तो फिर सवाल मैं उठाना चाहता हूं रूस पर, जो समाजवाद का ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी फासिस्ट ताकतों को अपने साथ बैठाकर वहां का नेशनल अवार्ड दे रहा, अपने हाथ से पहना रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न हमारे लोगों को समझना चाहिए। रशिया के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें टेलीग्राम और सभी में हर जगह दे रहा हूं, बहुत ही प्रशंसा हो रही है भारत की। मैंने पूछा भी कि ऐसा क्या तुम लोग नहीं समझते हो कि आज भारत की स्थिति क्या है। भाषा अंग्रेजी में है, रूस का गूगल्स के द्वारा रशियन भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद करके, हिंदी वो नहीं समझते। तो उनका कहना है कि देखो भाई, अभी रूस कहीं से भी समाजवादी देश नहीं है। रूस एक पूंजीवादी देश है और जिसके सपने हैं साम्राज्यवाद के, यानी बगल के देशों के जो खजाना है उसको लेना। हालांकि इस युद्ध का वो समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि नेटो बढ़ रहा है, इसलिए बड़े साम्राज्यवाद के खिलाफ उभरते हुए साम्राज्य के वाद के पक्ष में, वो अलग चीज है। और इसी मजबूरी में या इसके करके वह रशिया पूरी कोशिश कर रहा है, चाइना तो खैर उसके साथ जिस हद तक भी है, भारत हो, तालिबान हो, ऐसे देश हो, म्यांमार, जी हाँ, ये सब बातें, और इन लोगों के साथ मिलकर तो अभी पूरे विश्व में जो सत्ताएं हैं वह जनता के लिए काम नहीं कर रही, वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। आज भारत में यदि सत्ता परिवर्तन हो जाए, कांग्रेस आ जाए या सही में जनता की वो आ जाए, तो रूस उसके साथ आने की कोशिश करे कि भाई हमारा तेल बेचो, हमारे पक्ष में बोलो, बदले में तुम वहां से छोटे मोटे हथियार, बड़े हथियार, ऐसे हमें चीजें दो जिसके हम रूस जो है, रूसी सेना मजबूत बने, यूक्रेन में हरा सके, नेटो को हरा सके। तो वहां पे ऐसी मजबूरी में ये लोग ऐसे ऐसे लोगों की भी प्रशंसा कर रहे हैं और उनको अवार्ड पे अवार्ड दे रहे हैं, इस तरह की चीजें, जो कि यदि रूस सही में समाजवादी देश होता, इस तरह की कल्पना करना अलग होता। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या करें, पूरी दुनिया पूंजीवाद के पीछे हो गई है। हर किसी में पैसे की भूख है, ना जाने क्या हासिल करना चाहता है, पर कोई ये भी नहीं सोच रहा कि पुतिन नहीं तो उसके बाद इस विचार का होगा क्या। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।